सभी लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो वीडियो है उसी सीरीज में आज दूसरे वीडियो पार्ट 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 5 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज सेकेंड पार्ट की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो पर प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 6। 5 प्रिंसिपल तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। 6th है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत सी जगह पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को सेम तरह से डिफाइन किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ये बोलता है कि हमें अपनी अकाउंटिंग बुक्स में जो भी एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है वो उसकी एक्वायरिंग प्राइस पे ही रिकॉर्ड करनी है। मतलब जितने में हमने किसी भी एसेट्स को खरीदा था उतने में ही उसको हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसके भी 2 रीजन है। पहली चीज ये है क्योंकि अगर हम मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे तो मार्केट प्राइस में बहुत सी फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो मार्केट प्राइस को इग्नोर किया जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सी फ्लक्चुएशंस होती रहती है उस प्राइस में। आज घट रही है, आज बढ़ रही है। अगर हमारी किसी बिल्डिंग को मैंने 10 लाख में खरीदा, 2 साल के बाद अगर वो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में जाकर के या 2 साल के बाद जाकर के वो 12 लाख की हो गई, तो इट डजंट मीन कि हम उसको 12 लाख में अपनी बुक्स में शो करने लगेंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में जाकर के वो और कुछ उसके प्राइस इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। तो मार्केट प्राइस पे इसीलिए नहीं लिखा जाता है बुक्स में क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमको यही बताता है कि हमें अपनी बुक्स में किसी भी एसेट की वैल्यू जो शो करनी है वो उसकी एक्वायरिंग प्राइस पे करनी है, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। और दूसरी चीज कि हमें मार्केट प्राइस का वेरिफिकेशन करने के लिए, जस्टिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट सोर्स नहीं होता है। और अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट से ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन जब हमने कोई एसेट्स एक्वायर की होगी तो उसको एक्वायर करते समय उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमको सोर्स डॉक्यूमेंट मिला होगा, कुछ रिसिप्ट्स वगैरह मिली होगी, कोई सेल डीड वगैरह मिली होगी जिसमें उसका प्राइस वगैरह लिखा होगा। तो इसको किसी भी एसेट्स को हम इसीलिए एक्वायरिंग प्राइस पे ही लिखते हैं क्योंकि पहली बात वो मार्केट प्राइस की तरह फ्लक्चुएट नहीं होती है, और दूसरी चीज हमको उसे जस्टिफाई करने के लिए, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड हमको यही बताता है कि कोई भी एसेट्स जो बुक्स में रिकॉर्ड की जानी चाहिए वो दैट शुड बी ऑन एक्वायरिंग प्राइस, उसको मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 7 पे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट ने तो अकाउंटिंग के लिए पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, और सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है अकाउंटिंग के लिए, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द अकाउंटिंग। ठीक, इसने अकाउंटिंग के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया है विच इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, इसने अकाउंटिंग के लिए ये सिस्टम क्रिएट कर दिया। चलिए इसमें भी मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे भी मैं उसका की पॉइंट लिख देता हूं। एक्वायरिंग प्राइस, एक्वायरिंग कॉस्ट और प्राइस। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम अब हमको क्या कहता है, या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी अकाउंटिंग करेंगे, वो डुअल एस्पेक्ट से करेंगे। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट्स के ऊपर पड़ेगा। कोई भी लेन देन कम से कम 2 अकाउंट को प्रभावित करेगा। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, देखिए हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है हमारा कैपिटल
प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इसी इक्वेशन, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा ये इक्वेशन जो है बैलेंस रहता है, हमेशा बराबर रहता है। और ये बैलेंस, ये बराबर तभी रह सकता है जब हम अकाउंटिंग में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर इस सिस्टम को या इस एस्पेक्ट को हम फॉलो नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, तो हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, मैं इसका भी आपको एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। मान लीजिए कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में 50,000 रुपीज कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक हमारी एसेट फॉर्म हो गई, देखिए एक हमारी एसेट फॉर्म हो गई कैश, और कैपिटल आ गई हमारे पास 50,000 की, और कैश फॉर्म में वो अमाउंट आ गया 50,000 का। तो देखिए हमारा इक्वेशन आपका बराबर है, अभी हमारे पास लायबिलिटी जीरो, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन इसमें हम ऐड ऑन करते हैं कि आपने 10,000 की मशीनरी खरीदी। ठीक, तो जब आपने 10,000 की मशीनरी खरीदी तब देखिए क्या हुआ कि आपके पास से कैश में से 10,000 कम हो गए, और आपके पास एक मशीनरी और एक्वायर कर ली, आपने एक मशीनरी और लिख दी, ये आ गई आपकी मशीनरी यहाँ पर प्लस 10,000। तो अगर हम नए इक्वेशन की बात करें तो नए इक्वेशन में देखिए ये 50,000 कैपिटल नो चेंज, लायबिलिटी है ही नहीं हमारे पास, कैश हमारी कम हो गई क्योंकि 10,000 की हमने मशीन खरीद ली, तो कैश बची हमारे पास 40,000 की। फिर उसके बाद एक नई एसेट फॉर्म हो गई 10,000 की, विच इज मशीनरी। तो अब देखिए हमारा इक्वेशन फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारा इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, 50,000 और 40 10 50,000। ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का असर दो जगह पड़ रहा है, दो अकाउंट को वो इफेक्ट कर रहा है। जब 10,000 की हमने मशीन खरीदी तो एक कैश अकाउंट इफेक्टेड हो गया और एक मशीन अकाउंट इफेक्टेड हो गया। जब कैपिटल लगा था हमारे पास, ओनर ने कैपिटल लगाई थी, तो एक कैपिटल अकाउंट इफेक्टेड हुआ था, एक कैश अकाउंट इफेक्टेड हुआ था। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं यहाँ पर, देखिए मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज के गुड्स खरीद लिए उधार पे, ऑन क्रेडिट खरीदे, तो क्या हुआ, एक एसेट आपकी और फॉर्म हो गई विच इज कॉल्ड गुड्स। आपने 10,000 के गुड्स ले लिए यहाँ पर, प्लस 10,000 की गुड्स आ गए आपके पास यहाँ पर। ठीक, और एक आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई प्लस 10,000 की क्रेडिटर हो गए क्योंकि आपने उधार खरीदा है, तो एक आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई 10,000 की। तो अब अगर आप देखें नए इक्वेशन में तो कैपिटल नो चेंज एंड देयर इज अ न्यू लायबिलिटी क्रेडिटर 10,000 एंड कैश नो चेंज क्योंकि उधार खरीदा था, मशीन एज इट इज 10,000 एंड गुड्स न्यू एसेट्स फॉर्म हो गई विच यू कैन से स्टॉक आल्सो, इसको स्टॉक भी आप बोल सकते हो, 10,000 ये आ गया। तो देखिए 40 10 10 60,000, 50 10 60,000, ये अगेन इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करता है डुअल एस्पेक्ट। तो इसकी की लाइन क्या है कि हर ट्रांजैक्शन का असर कम से कम दो अकाउंट्स के ऊपर पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। इसको कुछ लोग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है इसको। ठीक, अब देखिए रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है नाम से ही पता चलेगा। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू को पहचानने का कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूल होने का, प्राप्त होने का, मिलने का, वसूल हुआ कब माना जाना चाहिए, मतलब कोई भी रेवेन्यू रियलाइज हुआ कब माना जाना चाहिए। इसको भी देखिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी को आपको एक ऑर्डर मिला, इस ऑर्डर की आपने सप्लाई की, आपने इस ऑर्डर को सप्लाइड किया 25 जनवरी को, और इसका पेमेंट आपको मिला, आपको इसका पेमेंट मिला 5 फरवरी, 5
फरवरी। तो किस डेट को रेवेन्यू जनरेट हुआ माना जाना चाहिए? जिस डेट को आपको ऑर्डर मिला, या जिस डेट को आपने गुड्स सप्लाई किए, या जिस डेट को आपने पेमेंट रिसीव किया। यहाँ पे आपने पेमेंट रिसीव किया, पेमेंट रिसीव्ड किया, ठीक। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हमको क्या कहता है कि जिस डेट को, इसका भी की पॉइंट लिख देते हैं, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रही है, उसी डेट को रेवेन्यू जनरेट हुआ माना जाना चाहिए, ठीक। तो यहां पर किस डेट को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? फ्रॉम बायर टू सेलर, सॉरी फ्रॉम सेलर टू बायर। किस डेट को? मतलब हमसे जब कोई गुड्स खरीद रहा है या हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे से उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होकर बायर के पास कब जा रही है? ऑर्डर के टाइम पे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है आपकी 25 जनवरी को, जिस डेट को आपने गुड्स सप्लाई किए हैं। पेमेंट कब मिला है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमको सिर्फ इतना बताता है कि कोई भी रेवेन्यू तभी जनरेट हुआ माना जाएगा जब आपको गुड्स ट्रांसफर, गुड्स की ओनरशिप जब आपने ट्रांसफर कर दी हो, आपको कैश मिला हो उस डेट को या ना मिला हो, इट डजंट मैटर, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि आपकी मान लिया हमने 1 दिसंबर को एक ऑर्डर मिला आपको, और उसी समय आपको एडवांस पैसा भी मिल गया, 5000 रुपीज एडवांस मिल गए, और वो आपने सप्लाई किया 15 दिसंबर को, गुड्स आपने उसके सप्लाई कर दिए, आपने गुड्स सप्लाई कर दिए 15 दिसंबर को। एडवांस के बाद बाकी अगर कुछ पैसा बचा तो चलिए वो मान लेते हैं कि हम वो 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को रिसीव्ड पेमेंट, जो बाकी पेमेंट आपका बचा वो आपने रिसीव किया 20 दिसंबर को। तो यहाँ के केस में आप कहोगे ये पैसा पहले मिल गया है तो ये यहीं पे जनरेट हुआ माना जाना चाहिए, ये यहाँ मिला है तो यहीं पे जनरेट हुआ माना जाना चाहिए। तो नहीं, हमें रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट को सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये क्या बोलता है कि कोई भी रेवेन्यू कब जनरेट हुआ माना जाएगा, जब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर होगी। तो रेवेन्यू जनरेट हुआ माना जाएगा यहाँ पर 15 दिसंबर को, क्योंकि यहीं पे आपने गुड्स सप्लाई किया है, मतलब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर की। इज दैट क्लियर कि ये कॉन्सेप्ट हमको क्या बता रहा है? सिर्फ इतना बताता है कि रेवेन्यू रिकग्निशन या रेवेन्यू का रियलाइजेशन कब माना जाना चाहिए। तो कब माना जाना चाहिए? जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो। पैसे का रिसीव होना मैटर नहीं करता है, कैश का मिलना है या ना मिलना, पहले मिल जाना बाद में मिलना, वो मैटर नहीं करता है। जनरेशन ऑफ जो रेवेन्यू की डेट है वो वही मानी जाएगी जिस डेट को ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है, चलिए आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट भी प्रॉफिट या लॉस की सही कैलकुलेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए ये कॉन्सेप्ट हमको क्या कहता है कि ऑल द रेवेन्यू, इसका भी की पॉइंट मैं लिख देता हूं, all the revenue should be matched with all the expenses which occurred for generating that revenue. ठीक। प्रॉफिट के सही डिटर्मिनेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बगैर इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर किए हम सही प्रॉफिट या सही लॉस को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ये बता रहा है कि सभी रेवेन्यू जो हैं वो सभी एक्सपेंसेस के साथ जो उन रेवेन्यू को जनरेट करने में किए गए हैं मैच करना चाहिए, उनको आपस में मैच करना चाहिए, तभी हमारा प्रॉफिट सही से निकलेगा। फॉर एग्जांपल
जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपने गुड्स परचेज किए, एग्जांपल समझिएगा, गुड्स आपने परचेज किए, आपने गुड्स परचेज किए, मान लिया 10,000 पे, चलिए 10,000, ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं लेते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि आसान रहे। 10,000 की आपने गुड्स परचेज की और आपने इसमें से हाफ गुड्स 1/2 गुड्स सेल कर दिए आपने 8,000, ठीक। अब व्हाट शुड बी द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। अब जो ये कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा वो देखेगा कि भाई हमने 10,000 के गुड्स खरीदे थे और 8,000 की गुड्स सेल कर दिए हैं, तो हमें लॉस हो रहा है यहाँ पर 2,000 का, उसके अकॉर्डिंग 2,000 का लॉस होगा। 10,000 का खरीदा था, 2,000 का बेच दिया, 2,000 का लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि जो रेवेन्यू आपका हुआ है उसको उसी के एक्सपेंसेस जो उस रेवेन्यू को अकर करने में, जो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में हुए हैं उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 8,000 हुआ, वो कितना गुड्स बेचने में हुआ, सिर्फ हाफ। तो जो ये एक्सपेंस है 10,000 का, ये भी सिर्फ हाफ ही लेंगे हम। तो इसमें से हम हाफ माइनस करेंगे तो 10,000 का हाफ हुआ 5,000, ठीक है। तो रेवेन्यू आप देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ 8,000 का। 8,000 का रेवेन्यू जनरेट होने में जो एक्सपेंस हुए हैं वो पूरे 10,000 के नहीं हुए हैं, क्योंकि हाफ गुड्स बेचा है तो जो एक्सपेंस हुए वो भी हाफ लेंगे हम। तो 8,000 में से 5,000 हमने माइनस किया एज ए एक्सपेंस, ये रेवेन्यू हुआ और ये एक्सपेंस हुआ उसको जनरेट करने में जितने एक्सपेंस लगे। तो टोटल हमारा ये जो प्रॉफिट आया है यहाँ पर 8,000 का रेवेन्यू था, 5,000 के एक्सपेंस थे, तो 3,000 का हमारा यहाँ देखिए प्रॉफिट आ गया, ठीक। जबकि अगर ये कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पर 2,000 का लॉस दिखाया जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं हम। ये एग्जांपल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट से कैसे मैच कर रहा है। देखिए अगले एग्जांपल को, मान लीजिए कोई सीजनल वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है। सीजनल वर्क मतलब जैसे उनका काम कुछ ही महीनों के लिए ही केवल सेल होती है उनकी, बाकी टाइम में उतनी फुल कैपेसिटी पे वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कूलर पंखा बनाने वाली जो कंपनीज हैं, बिजनेस हैं, उनका फुल कैपेसिटी पे साल भर काम नहीं होता है, कुछ ही टाइम ड्यूरेशन उनका रहता है जब उनका गुड्स की सेल ज़्यादा रहती है। या मान लिया वूलन क्लॉथ्स बनाने वाली कंपनी है, या मान लिया क्रैकर्स बनाने वाली कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस हैं, तो इन सब का ये सब सीजनल गुड्स बनाती हैं। तो इनका जो मेन फुल कैपेसिटी पे ये काम करती हैं, 4-6 महीने ही फुल कैपेसिटी पे काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई सीजनल फर्म है, कोई सीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वूलन क्लॉथ्स की मान लिया हमने, तो उसने 4 महीने में 4 मंथ में सेल की आपकी 5 लाख की, 5 लाख की सेल की, और इन 4 महीने का एक्सपेंसेस हुआ, ये रेवेन्यू हुआ 4 महीने का, ये 4 महीने का रेवेन्यू हो गया 5 लाख, क्योंकि उसने सेल करी इन 4 महीनों में। और इन्हीं 4 मंथ में उसने 1,20,000 के एक्सपेंस किए, उसने 1,20,000 के एक्सपेंस किए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बाकी जो 8 महीने हैं वो बिल्कुल एक्सपेंस होंगे ही हो, नहीं। कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे होते हैं ना जो रेगुलर बेसिस पे, स्टैंडिंग बेसिस पे होते रहते हैं। भाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जाएगा, थोड़ा ही जाएगा लेकिन जाएगा, खर्चा तो होगा ही होगा, ठीक है। आपने कुछ रेंट पे ले रखा है, कुछ बिल्डिंग वगैरह या फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है वो, उसका रेंट तो पूरे 12 महीने का आपको देना है। वॉचमैन रखा है आपने, उसकी सैलरी तो आपको पूरे देनी है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बाकी के साल भर तो होते ही रहते हैं ना। तो अब देखिए, अगर देखा जाए तो क्या होगा कि 8 महीने जो खर्चे हुए और 8 मंथ उसके जो और खर्चे हुए, वो हमने मान लिया 50,000 के एक्सपेंस, या चलिए मान लेते हैं 80,000 के एक्सपेंस 8 महीने में उसके और हुए, ठीक। अब अगर बोला जाए आपको कि आप बताइए कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉफिट है वो कितना है।
अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं हम, तब देखिए क्या होता है भाई। इन जनरल अगर देखेगा आदमी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 4 महीने में 5 लाख की रेवेन्यू जनरेट की है हमने, और उन 4 महीने में हमने 1,20,000 का खर्चा किया है सिर्फ, तो 1,20,000 का हमने एक्सपेंस किया वो, तो हमने सिर्फ ये माइनस कर दिया यहाँ से, तो आपका आ गया 3,80,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट बिल्कुल गलत होगा आपका, क्योंकि आपने क्या किया कि सिर्फ 4 महीने की जो सेल थी, उन्हीं 4 महीने की सिर्फ आपने एक्सपेंस माइनस किए। क्या ये जो एक्सपेंस हुए हैं बाद में 8 महीने, वो फैक्ट्री के रिगार्डिंग या आपके रेवेन्यू के रिगार्डिंग नहीं हुए हैं क्या? वो भी तो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है। तो आपका ये रेवेन्यू जनरेट करने में सिर्फ ये एक्सपेंस नहीं हेल्पफुल है, जबकि ये रेवेन्यू जनरेट करने में ये एक्सपेंस भी हेल्पफुल है, ये भी तो एक्सपेंस हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट जो निकलेगा अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो होना चाहिए 5 लाख माइनस 2 लाख टोटल एक्सपेंसेस, ये जो इस ड्यूरेशन में हुए हैं वो भी, और बाकी के ड्यूरेशन में जो हुए हैं वो भी 2 लाख, ठीक। तो ये आपका हो गया यहां पर जाकर के 3 लाख का प्रॉफिट, और जबकि यहां पर आ रहा था 3,80,000 का प्रॉफिट, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट इसका कितना हुआ है, सिर्फ 3 लाख। तो अगर हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर वो आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा प्रॉफिट, जो भी आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या काम होगा, कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसको जनरेट करने में जो भी टोटल एक्सपेंसेस खर्चा हुए हैं, जो भी एक्सपेंस हुए हैं, तो वो उसमें से जब तक माइनस नहीं किए जाएंगे, उससे मैच नहीं किए जाएंगे, तब तक आप करेक्ट प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ इस एक्सपेंस को घटा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं, हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो बाकी के फर्दर 8 मंथ्स के थे, वो भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहे हैं, ठीक। ये नहीं कि केवल इन्हीं 4 मंथ में जो एक्सपेंस किए हमने सिर्फ वही उसके जनरेशन में था। पिछला एग्जांपल जो अभी हमने किया था उसमें हमने आधा गुड्स बेचा था, आधा गुड्स तो अभी हमारे पास बचा हुआ था ना, उसको जब बेचेंगे तो अब उसका रेवेन्यू आएगा, उससे तो अभी कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ था, इसलिए हमने सिर्फ आधे गुड्स की कॉस्ट माइनस की, ठीक है। लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस तो हो गए हैं और ये पूरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इसलिए सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको माइनस करना है, ठीक, ओके। तो आज के वीडियो में सिर्फ ये 4 कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी इसके पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ ही कॉन्सेप्ट और बचे हैं जो आपको बताने जरूरी हैं। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए, जो पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ कंफ्यूजन हो हमसे आप पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर पे मेरे पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।